अब बात करते हैं हम पर्टिकुलरली इलास्टोमेरिक बियरिंग्स की। इलास्टोमर क्या होता है? इट इज अ फॉर्म ऑफ रबर, अ क्लास ऑफ पॉलीमेरिक सब्सटेंस obtained after vulcanization that is making rubber stronger and more elastic by treating with sulfur at high temperature। तो हमने जब रबर्स पढ़े थे तो हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो वल्केनाइजेशन ऑफ रबर होती है ना, वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम रबर को ट्रीट करते हैं सल्फर की हेल्प से। हम सल्फर के साथ रबर को ट्रीट करते हैं क्योंकि जो आपका क्रूड रबर होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता है, ठीक है। तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, उसकी इलास्टिसिटी को बढ़ाने के लिए हम उसको सल्फर के साथ ट्रीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे। तो उसके बाद क्या होता है, वो जो आपका रबर है वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। तो उस ये इलास्टोमर है, वैसे ही रबर की एक फॉर्म है। As a result of vulcanization, rubber molecules are cross-linked with sulfur, making the rubber stronger. जैसे आपकी वल्केनाइजेशन होती है तो क्या होता है, जो आपके रबर के मॉलिक्यूल्स है वो सल्फर के साथ क्रॉस लिंक्ड हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो आपका रबर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। It possesses rubber-like properties, that is ability to regain shape almost completely even after large deformation। आपको ये पता है कि आपका जो रबर होता है उसको आप जितना मर्जी स्ट्रेच कर लो, जब आप उसके बाद उसको छोड़ोगे ना, जब वो लोड आपने साइड से जो उसको आपने उस पे जो लोड लगाया हुआ है, जैसे ही आप उसको हटाओगे ना, तो क्या होता है, वो रबर जो है अपनी जो ओरिजिनल स्ट्रेंथ है उसको रीगेन कर लेता है, ठीक है। जो इलास्टोमर है इनकी भी यही प्रॉपर्टीज है कि इसको जितना मर्जी इनके डिफॉर्मेशन हो जाए लोड की वजह से, उसके बाद ये वापस से अपनी जो ओरिजिनल शेप है उसको गेन कर लेते हैं। These are very flexible in shear but very stiff in bulk compression। ये shear में तो काफी flexible है, लेकिन ये stiff होते हैं जब bulk compression होता है ना, compression जब होता है तो ये थोड़े stiff होते हैं, ठीक है। डिजाइन एज पर UIC 772 कोड के अकॉर्डिंग जो है उस तरह से इसको जो है डिजाइन किया जाता है। अब आता है इसका शेप फैक्टर। Compressive strength of the bearing depends upon the ratio of loaded area to the area of bearing free to bulge। Free to bulge means आप जब भी आप bearing को लगाते हो तो आपको पता है जब इतना लोड आपका रबर पे पड़ेगा तो उस पे बल्ज, उस पे बबल्स एक क्रिएट होंगे, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है आपके बियरिंग्स की? क्या रेशो होता है? लोडेड एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ बियरिंग फ्री टू बल्ज। जितना एरिया हम पहले ही लेके चले होते हैं कि उतना उसमें बल्ज होगा, वो फ्री एरिया होता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं शेप फैक्टर विच इज डिनोटेड बाय एस। ये एक डायमेंशनलेस पैरामीटर है, इसके कोई डायमेंशन नहीं होते हैं। Greater compressive stiffness is therefore obtained by dividing elastomer into many layers by introducing very thin, usually 1 to 3 mm steel reinforcement plates। अब क्या होता है, आपके जो रबर है, अगर आप ऐसी एक बियरिंग अगर आप लगा रहे हो ब्रिज में, तो क्या होता है, जो रबर है वो अकेला उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा इतनी सारी फोर्सेस को। तो उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम बीच में हम पतली पतली शीट्स डाल देते हैं, स्टील प्लेट्स डाल देते हैं हम बीच में, जिनका जो थिकनेस होती है वो 1 से 3 mm तक होती है, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टोमर अगर हम बात करें तो क्या होता है, जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो जो हार्डनेस होती है IS 3400 के अकॉर्डिंग वो 60 प्लस माइनस IRHD होता है इंटरनेशनल। मतलब ये जो IRHD होता है ये क्या होता है, आपका टेस्ट होता है इन ऑर्डर टू डिटरमिन द हार्डनेस ऑफ रबर, ठीक है। इंटरनेशनल टेस्ट होता है। तो इंटरनेशनल रबर हार्डनेस डिटर्मिनेशन टेस्ट इसे कहते हैं हम। उसके बाद आपका आता है इसकी जो मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ है 17 मेगापास्कल है, मिनिमम इलोंगेशन एंड ब्रेक है दैट इज 400%, मैक्सिमम कंप्रेशन है, स्ट्रेन आपका 25% है। तो इसकी जो आपकी जो स्टार्टिंग कंप्रेशन होगी दैट वुड बी 35%। फिर बात करते हैं इलास्टोमेरिक बियरिंग की। बहुत सारे इसके एडवांटेजेस होते हैं। पहला है इसका मिनिमम मेंटेनेंस एज नो मूविंग पार्ट, क्योंकि इसका कोई भी पार्ट जो है वो मूव नहीं करना होता है, ये अपनी जगह पे फिक्स्ड होती हैं, तो इनकी मेंटेनेंस जो है वो मिनिमम है। इंस्टॉलेशन इनकी इजी होती है। इसमें जो मूवमेंट्स है वो सारी डायरेक्शन में जो है ये अलाउ करता है कि किसी भी डायरेक्शन में जो आपका ब्रिज है उसके जो लोड है उनके मूवमेंट किसी भी डायरेक्शन में हो, ठीक है। ऑक्यूपाई स्मॉल स्पेस, बहुत थोड़ी सी जगह पे ये एडजस्ट हो जाते हैं।
serves as a shock absorber due to anti-vibration properties of elastomer. तो ये एज अ शॉक एब्जॉर्बर, मैंने आपको बताया था, जैसे ही ब्रेक्स लगती हैं या ऑल ऑफ अ सडन हैवी लोड आता है तो क्या होता है, उसकी वजह से एक शॉक शॉक वो होता है प्रोड्यूस, ठीक है। उस शॉक को जो है ये रबर वाली बियरिंग जो है ये रेजिस्ट कर लेती हैं, ठीक है, और उसके बाद उस लोड को जो है ये ट्रांसफर कर देती हैं आपकी सॉइल में, एज एन एड टू बेटर मैनेजमेंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस। जो भी आपकी लॉन्गिट्यूडनल फोर्सेस एक्ट करती हैं आपके ब्रिज को, उनको ये कंट्रोल करती हैं, ठीक है। ये आपकी इस तरह से आपके आइसोमेरिक इलास्टोमेरिक बियरिंग इस तरह की दिखती है। ये देखो आपको एक पैड सा बना हुआ है ये उसका रबर का, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके ब्रिज और जो उसके सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर के बीच में ये इस तरह से जो है वो प्लेस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो इस तरह से ये होती है कोटिंग, इसकी बाहर रबर की होती है और इसके अंदर हमने स्टील प्लेट्स जो है वो लगाई होती है। हमने बोला था ना 1 to 3 mm स्टील प्लेट्स जो है इतने थिकनेस की जो हम इसमें लगाते हैं, ठीक है। तो ऊपर नीचे साइड्स पे रबर की कोटिंग एंड सेंटर पे हम इसमें स्टील प्लेट्स जो है वो लगा देते हैं। लिमिटेशन ऑफ इलास्टोमेरिक बियरिंग, जो आपकी ऑर्डिनरी इलास्टोमेरिक बियरिंग है, अगर आप उसमें थिन प्लेट्स नहीं लगाओगे तो आप उनको जो है फिक्स्ड बियरिंग की तरह नहीं यूज कर सकते हो, ठीक है। Translation allowed by elastomeric bearing is restricted by its thickness 0.5 to 0.6 thickness। जो आपकी ट्रांसलेशन होती है लोड्स की वो कितनी है, 0.5 to 0.6 तक ही हो सकती है, ठीक है। थिक इलास्टोमेरिक पैड्स आर रेदर अनस्टेबल, जो आपके पैड्स हैं वो ज्यादा स्टेबल नहीं होते क्योंकि वो रबर के बने होते हैं, तो हल्का सा उनमें जो है उनकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो होने के चांसेस रहते हैं। Limit of vertical load which can be placed safely on elastomeric pad, it causes excessive compression and bulging। जैसे इस पे लोड पड़ता है तो रबर जो है वो हल्की सी कंप्रेस हो जाती है, और या फिर उसमें क्या होता है जब कंप्रेशन के बाद उसमें बल्जिंग होती है, छोटे छोटे जो बबल्स हैं वो क्रिएट होते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस एस्पेक्ट क्या होता है, आपको ये देखना पड़ता है कि आपके जो नियोप्रीन पैड्स हैं उनकी बल्जिंग तो नहीं हुई है, उनपे बबल्स तो नहीं आए हैं, नियोप्रीन जो उसकी रबर की कोटिंग है वो आपके टीयर ऑफ तो नहीं हो गई, निकल तो नहीं गई है। टिल्टिंग ऑफ बियरिंग, जो आपकी बियरिंग है वो टेढ़ी तो नहीं हो गई है, आपकी बियरिंग बीच से टूट तो नहीं गई है। और सॉफ्ट बियरिंग है तो उस पर अगर बहुत ज्यादा वाइब्रेशंस होगी तो क्या होता है, वो उसको रेजिस्ट नहीं कर सकती है। तो जो जनरल गाइडलाइंस है इसकी इंस्पेक्शन के लिए वो क्या कहती हैं कि जो शेयर डिफॉर्मेशन होती है ना इलास्टोमेरिक पैड्स की, वो 50% उसकी हाइट का जो है, जब 50% तक शेयर डिफॉर्मेशन हो जाए उसके बाद आपको जो है रिमूव कर देनी चाहिए, ठीक है। रोटेशन लीडिंग टू ऑफ लोडिंग ऑफ एन एच, अगर जो रोटेशन हो जाती है इसकी आपकी इसकी इलास्टोमेरिक बियरिंग्स की, तो क्या होता है